नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर के इथोलॉजी में हमारे पास में कुछ कंसेप्ट चल रहे थे। 5 कंसेप्ट कर लिए थे हमने। ये लास्ट कंसेप्ट है, दैट इज एन कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशंस या अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा, ये मोटिवेशन क्या चीज़ है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन या अभिप्रेरणा एक प्रकार की ऐसी अर्ज है जो किसी जंतु को कोई कार्य करने के लिए उकसाती है या उसको बढ़ावा देती है। ये नॉर्मल लाइफ में भी हो सकता है और ह्यूमन बीइंग में भी है, एनिमल बिहेवियर में भी मोटिवेशंस है। चूंकि मोटिवेशंस यदि एनर्जी की खोज के रूप में देखा जाए तो एक प्रकार की ये मानसिक दशा है या ये अर्ज है, या इसे हम कहेंगे रेडिनेट फॉर द सर्टेन बिहेवियर, यानी एक प्रकार की ऐसी दशा जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को या एफएपी को करने के लिए वो तैयार रहता है। उस दशा को हम मोटिवेशन या अभिप्रेरणा कहेंगे। क्योंकि हमारा जो लास्ट एंड एंड पार्ट है वो है एफएपी या फिक्स एक्शन पैटर्न। कोई भी फिक्स एक्शन पैटर्न्स को करने के लिए हमने खूब सारे फिक्स एक्शन पैटर्न्स देखे, जैसे किसी का फॉलो करना है, या किसी का नेस्ट बिल्डिंग है, या कोई और पार्ट है, या वेब बिल्डिंग है, जाले का निर्माण, ये सब एफएपी की प्रक्रिया देखी थी। उस प्रक्रिया को करने के लिए वो जंतु कितनी तत्परता से रहता है उसे हम मोटिवेशंस कहेंगे या अभिप्रेरणा कहेंगे। अब हमारे पास फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन। फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशंस यानी आखिरकार ये मोटिवेशंस होता क्यों? हमारे शरीर में ऐसी क्या दशा है जिसके कारण से इस प्रकार का फिजियोलॉजिकल मोटिवेशंस होता है? अब हमारे शरीर में कोई भी, मान लीजिए हमारे शरीर में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, सामान्य अवस्था। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर है, टेम्परेचर को रेगुलेशन करना है, या फीडिंग बिहेवियर है, खाना खाने का व्यवहार है, ये एक एफएपी है। अब अंदर की साइड के अंदर फीडिंग बिहेवियर के अंदर, भोजन प्राप्त करने के अंदर वो किस प्रकार से जंतु शो करता है, किस प्रकार से अपना व्यवहार करता है, उससे पता चलेगा कि उसके अंदर मोटिवेशन कितना है। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे ये पता चलेगा कि आखिर उसके अंदर क्या है। जैसे पहले तो हम उस पार्ट के अंदर देखेंगे कि भोजन की प्राप्ति के लिए, या इसको 3 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 सर्चिंग या एपिटेटिव बिहेवियर, वस्तु को खोजने की अवस्था। यानी कोई भी एनिमल्स, मान लीजिए फीडिंग बिहेवियर है, फीडिंग बिहेवियर के अंदर इस पर्टिकुलर बिहेवियर को करने के लिए उसके अंदर एक एनर्जी बन रही है। क्या बन रही है? एनर्जी बन रही है। उसको भोज्य पदार्थ ग्रहण करना है और भोज्य पदार्थ को वो ग्रहण करने के लिए विभिन्न प्रकार से मोटिवेशनल बिहेवियर शो करेगा। जैसे सबसे पहले हमारे पास में सर्चिंग बिहेवियर, एपिटाइटिव, वस्तु को खोजने की दशा, यानी वो वस्तु को खोजने के लिए कितनी तत्परता से रहता है, उसके खोजने की प्रवृत्ति कितनी है, जल्दी जल्दी खोजने की कोशिश करता है या इजी वे में खोजने की कोशिश करता है। ये हो गया हमारे पास में पहली अवस्था। अब वस्तु को खोजने की अवस्था के अंदर हम यदि देखें, सपोज कीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक भूखा है। मैं ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है और बात करते करते कोई उसका दोस्त यदि बोलता है कि आज मौसा आएंगे, लेकिन उस भूखे व्यक्ति को वो हमेशा समोसा दिखाई देगा या समोसा सुनेगा, वो कहेगा यार समोसे बहुत अच्छे होते हैं। एक्चुअली उसके अंदर फीडिंग बिहेवियर है, उसके लिए मोटिवेशन बना हुआ, उसके लिए एनर्जी बनी हुई है, क्योंकि उसको वास्तव में उस भोजन को प्राप्त करने की लालसा है, क्योंकि एनर्जी जो बन रही है वो उस फीडिंग बिहेवियर के लिए बन रही है। इसलिए उसकी मानसिक दशा जो होगी, अर्ज होगी, वो भी उसी प्रकार से शो होगी। दूसरी अवस्था इसके अंदर कंज्यूमेटरी बिहेवियर। कंज्यूमेटरी बिहेवियर का मतलब उसका उपभोग कैसे करता है, उपभोग कैसे करता है। अब इस उपभोग के अंदर यदि ये देखें कि मान लीजिए हमने किसी को खाना दिया, अब वो खाना कितनी तत्परता से हाथ में लेता है, कितनी तत्परता से जल्दी जल्दी रोटी तोड़ता है और खाने की कोशिश करता है। एक व्यक्ति है जो बहुत धीरे से आराम से खाता है और एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत फास्ट फास्ट खाने की कोशिश कर रहा है।
तो उस दोनों के अंदर ये पता चलेगा कंज्यूमेटरी बिहेवियर में जो फास्ट खाने की कोशिश कर रहा है यानी उसका फीडिंग बिहेवियर हाई है और मोटिवेशंस भी उसका हाई है, तब वो उसको कंज्यूम करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा, फास्ट करेगा। और जो पहले से ही उसके अंदर यदि एनर्जी लो है तो उस कंडीशंस के अंदर वो उसको कम एनर्जी को यूज करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में फेज ऑफ क्यूसेंट या संतृप्ति अवस्था। जब उसको भोज्य पदार्थ, मान लीजिए फीडिंग बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो उसको यदि भोजन मिल गया, उसने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद उसकी एनर्जी धीरे धीरे लो लेवल पे आ जाएगी और लो लेवल पे आने के बाद में वो बिहेवियर या एफएपी प्रकट नहीं करेगा। सपोज कर लीजिए कि यदि कोई ऐसा एनिमल्स है जिसको हमने खूब सारा खाना अभी तुरंत खिलाया है, उसके बाद में यदि उसका मनपसंद खाना भी वहाँ रख दिया जाए तो वो उसको खाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो फेज ऑफ क्यूशेंट के अंदर। यानी मोटिवेशन एक प्रकार से ऐसा है कि एनर्जी का लेवल एक बार बढ़ता है, फिर नीचे आता है, फिर लेवल बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा। जैसे जैसे ये एनर्जी का जो लेवल है वो जैसे जैसे बढ़ेगा, उस एक्टिविटी को करने की उसमें अर्ज बढ़ेगी, मानसिक दशा बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही वो कम हो जाएगी, एनर्जी लिबरेट हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसके बाद में उसकी अवस्था फेज ऑफ क्यूशेंट में आ जाएगी और उस अवस्था को करने की कोशिश नहीं करेगा। हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि इस प्रकार से मोटिवेशन कैसे होता है। मान लीजिए हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन है नंबर 1, यानी किसी एफएपी के लिए उसके पास में, चूंकि मान लीजिए हम फीडिंग बिहेवियर की बात करें तो जो एनिमल है बहुत ही ज़्यादा भूखा है, उस कंडीशन में वो सर्चिंग बिहेवियर जो करेगा, भोजन खोजने की प्रावस्था करेगा, वो इधर से उधर भटकता रहेगा, भागता रहेगा, देखता रहेगा और उसे लगेगा कि मुझे बहुत जल्दी खाना मिल जाए। दैट इज एन सर्चिंग बिहेवियर। अब हमने उसको भोजन ढूंढने के बाद में सर्च ऑफ टारगेट पे गए, फिर हमारे पास में जो हमारी प्रक्रिया दैट इज एन एफएपी, फिक्स एक्शन पैटर्न हो गया। खाना मिल गया, खाना हम खाएंगे, उसके बाद में अचीवमेंट ऑफ द गोल। जब एफएपी पूरी हो गई तो अचीवमेंट ऑफ द गोल हो गया, जो उसकी जिसके लिए एनर्जी बनी थी वो अचीवमेंट यहाँ पर पूरा हो गया। जैसे ही अचीवमेंट पूरा हुआ उसी के साथ यहाँ पर फॉल इन द मोटिवेशंस लेवल। अब मोटिवेशंस का जो लेवल है वो कम हो गया है। दूसरा हमारे पास में चूंकि लेवल रिड्यूस हो गया तो हमारे पास में अवस्था आ गई दैट इज एन फेज ऑफ क्यूशेंट, संतृप्ति की अवस्था आ गई, जो हमने यहाँ देखी तीसरे फेज में। फेज ऑफ क्यूशेंट यदि आ गया है तो धीरे धीरे, क्योंकि ये मोटिवेशनल बिहेवियर है, एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी और जब टॉप में होगा या इसका हाई एनर्जी लेवल होगा उस समय उसके अंदर वो प्रक्रिया फिर वापस शुरू हो जाएगी और फिर धीरे धीरे राइज इन मोटिवेशन लेवल विद टाइम, समय के साथ में उसका मोटिवेशन बिहेवियर बढ़ता जाएगा और ये प्रक्रिया वापस उसमें इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास में एक मोटिवेशंस की एक थ्योरी है जिससे पता चलता है कि किस प्रकार की प्रक्रिया। अब हो सकता है वो खूब प्रकार के मोटिवेशनल बिहेवियर है, जैसे मान लीजिए फीडिंग, नेस्ट बिल्डिंग, सेक्सुअल बिहेवियर। एनिमल्स में खूब सारे ऐसे बिहेवियर है जो पर्टिकुलर इस प्रकार से मोटिवेशनल एनर्जी लेवल पर बनते हैं। हाई एनर्जी लेवल होती है, एफएपी हुई, एनर्जी लेवल घटा, उसके बाद में उस प्रोसेस को या एफएपी को करने की प्रक्रिया उस जंतु के अंदर नहीं होगी। दैट इज एन मोटिवेशंस या अभिप्रेरणा का कॉन्सेप्ट। अब इस मोटिवेशंस में कौन कौन चीजें प्रभावित करती है या किस प्रकार से मोटिवेशन को प्रभावित किया जा सकता है, ऐसे कौन से इंटरनल फैक्टर है या ऐसे कौन से एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि उसको प्रभावित कर सकते हैं। हम मूलतः ये देखते हैं कि मोटिवेशन को हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं। कौन कौन से ऐसे इंटरनल फैक्टर्स है जो मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट्स द मोटिवेशन। हमारे पास में सबसे पहला पार्ट है दैट इज एन हार्मोन्स एंड मोटिवेशन। टिनबर्जन वैज्ञानिक ने विभिन्न प्रकार के एनिमल्स पर प्रयोग किए और उन्होंने ये बताया कि किसी जंतु का कोऑर्डिनेशन, हम जानते हैं कि एनिमल्स के अंदर विभिन्न टाइप की प्रक्रियाएं सभी कोऑर्डिनेशन से चलती है, समन्वय से चलती है। और हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप से होती है। नंबर 1 इज ऑफ नर्वस सिस्टम,
तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, और दूसरी हमारे पास में प्रक्रिया होती है एंडोक्राइन सिस्टम। ये हमारे बॉडी की सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रियाएं हैं जो पूरे शरीर की मेन फिजियोलॉजी को कंट्रोल करती है, और उसी से हमारी मेन फिजियोलॉजी जो है वो प्रभावित रहती है। अब मोटिवेशन बिहेवियर में हमने एक एनिमल्स का एग्जांपल लिया। मान लीजिए हमारे पास में 3 स्पाइन स्टिकल बैक है, एक मछली है, हमने पिछले प्रयोग में देखा था 3 स्पाइन स्पिकल बैक जो कि एग्रेसिव बिहेवियर शो करती है। उस मछली के वेंट्रल साइड में लाल कलर का निशान बन जाता है और वो टेरिटरी बिहेवियर शो करता है। हम एक एग्जांपल में ये देखते हैं कि उसके अंदर किस प्रकार से कुछ चेंजेस होता है। अब उस जंतु के अंदर कुछ चीजें नोट की जाएगी कि वो किस प्रकार से या कौन सा बिहेवियर शो करता है। जैसे उसके पास में टेरिटरी बिहेवियर है। टेरिटरी बिहेवियर वो है कि जो एक टेरिटरी बनाती है, वो जो घोंसला बनाती है, उसकी रक्षा का बिहेवियर उसके अंदर पाया जाता है। ये रक्षा का बिहेवियर क्यों पाया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो काम करने वाले इंटरनल स्टेज के अंदर जो है दैट इज एन हार्मोन्स। हम देखें यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर एनिमल के अंदर खूब सारे टेरिटरी बिहेवियर होंगे। अपने घोंसले को बचाने की कोशिश करेगी, नेस्ट बिल्डिंग अनदर बिहेवियर, कर्टशिप बिहेवियर या सेक्सुअल बिहेवियर के अंदर किस प्रकार से एक मेल एनिमल्स या फीमेल एनिमल मेल को या मेल एनिमल फीमेल को किस प्रकार से रिझाने की कोशिश करता है, जो बर्ड्स के अंदर या दूसरे एनिमल्स में काफ़ी हद तक देखा जाता है, वो बिहेवियर इसी का पार्ट है। दैट इज एन फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद में एक नया बिहेवियर होगा दैट इज एन पेरेंटल केयर। अब ये सभी प्रक्रियाएं मोटिवेशन से या एनर्जी से कैसे जुड़ी हुई है हम देखने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि हमारे पास में एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, और स्पेशली हमारे पास में है हाइपोथैलेमस। ये हमारा मेन पार्ट है या ब्रेन है जो इन सब चीजों को कंट्रोल करता है, और इसके निर्देशन में विभिन्न प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन्स निकालेगी। अब वो हो सकता है कि टेस्टिस हो या फिर ओवेरी हो। ये टेस्टिस और ओवेरी जो हार्मोन निकालेगी, हम जानते हैं कि यहाँ पर फीमेल हार्मोन्स निकलेंगे और यहाँ पर जितने भी है मेल हार्मोन्स निकलेंगे। टेस्टिस से मेल हार्मोन्स और ओवेरी से फीमेल हार्मोन। ये हार्मोन्स जब फिजियोलॉजिकल दशा के अंदर उस जंतु की मेन फिजियोलॉजी में आएंगे तब जाके ये सब बिहेवियर प्रकट होगा। यदि ये हार्मोन्स नहीं है तो वहां पर बिहेवियर के प्रकट होने की कोई संभावनाएं नहीं होगी। अब मान लीजिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जितने भी बिहेवियर बनते हैं, हमने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया पेरेंटल केयर का। हम एक डेली लाइफ के अंदर पेरेंटल केयर का एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि कोई मोटिवेशन से हार्मोन्स कितना पावरफुल होता है, कि किस प्रकार से एक एनर्जी लेवल बना हुआ होता है, हम देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक मदर है, छोटी एनिमल है, यानी कोई मदर है एनिमल्स में, और उसका कोई छोटा बच्चा है और वो भी स्पेशली असहाय है, यानी कोई सहायता नहीं कर सकता। बच्चा पैदा ही हुआ है, बिल्कुल चलने की कोशिश में अभी सीख रहा है, लेकिन मान लीजिए किसी ने या लॉयन ने मान लो अटैक कर दिया। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसके बिहेवियर को कितना स्ट्रॉन्ग है, ये कितना मजबूत है, या एनर्जी कितनी महत्वपूर्ण है उसके अंदर बनी हुई। अब इस कंडीशंस में ये जो मदर है इस बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। उसके लिए हो सकता है कि लॉयन से ही भिड़ जाए, और उस कंडीशंस में लॉयन को ही पीछे हटना पड़ेगा, वो मदर पीछे नहीं हटेगी। यानी एक्चुअली उस कंडीशंस के अंदर जब उसके लैक्टेशन पीरियड के अंदर जब वो दूध पान करती है, दूध पिलाती है, उस कंडीशंस में यहां पर मोटिवेशंस लेवल हाई है, वेरी हाई। मोटिवेशंस लेवल बहुत हाई होता है। मोटिवेशन लेवल जब हाई होता है तो वो किसी से भिड़ने की या उससे लड़ने की क्षमता रखती है। और यही बिहेवियर यदि बाद में शो होता है, मान लीजिए ये बच्चा यार काफी बड़ा हो गया और उसकी मदर के साथ चल रहा है, और फिर शेर ने उसमें से किसी बच्चे पे अटैक कर लिया जो कि मान लीजिए 1 साल का हो गया है, वो अपनी सहायता कर सकता है इस टाइप का। उस समय यहाँ हार्मोनल बिहेवियर काफी कम हो गया, क्योंकि दूध नहीं पिला रही है तो वहां पर लैक्टेशन नहीं है, कोई प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड्स का हार्मोन्स नहीं है। उस कंडीशन में मोटिवेशन लेवल वेरी लो है।
कोशिश तो करेगी बचाने की, लेकिन चूंकि मोटिवेशंस लेवल बहुत ही लो है उस कंडीशंस के अंदर वो उसको बचाने की कोशिश नहीं करेगी और वो बोले शेर उस बच्चे को खा जाएगा। हमारी डेली लाइफ में भी इस प्रकार के मोटिवेशन बिहेवियर बहुत होते हैं। जैसे हमारे मदर और चाइल्ड रिलेशन के अंदर जब मदर होती है, दूध पिला रही होती है, बहुत छोटा बच्चा होता है, असहाय होता है, तो उसका मोटिवेशंस लेवल पेरेंटल केयर का बहुत हाई होता है, एज ए मेल में भी और फीमेल में भी। फीमेल में बहुत छोटा बच्चा है तो तुरंत जैसे ही रोना शुरू करता है तो उसका मोटिवेशंस लेवल इतना हाई है पेरेंटल केयर का कि थोड़ी सी आवाज़ सुनते ही वो अपना काम छोड़ के चली जाती है। लेकिन वही बच्चा 10 साल का या 12 साल का हो गया, उसके बाद में उसके अंदर हार्मोनल कंडीशंस इतनी फास्ट नहीं है, मोटिवेशंस लेवल नहीं है, एनर्जी नहीं है उस FAP एक्टिविटी को करने की। वही बच्चा बाद में रोता रहता है, मेरा खाना बनाओ, अभी रुक जा, आधा घंटे बाद बनाएंगे एंड सो ऑन। तो उसमें चूंकि वहां पर अंदर इंटरनल फोर्स नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है जो उस FAP को या फिक्स एक्शन पैटर्न को करने की कोशिश करे। इस प्रकार से हमारे पास में एनिमल्स के अंदर मोटिवेशन और बिहेवियर और स्पेशली हमारे पास में हार्मोन्स एंड मोटिवेशंस विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करती है, जो कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशनल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अन्य भी प्रक्रियाएं मोटिवेशंस की बहुत काम आता है। जैसे जितने भी नेता है वो केवल अपने भक्तों को मोटिवेशन नहीं देते, और इतना हाई मोटिवेशन होता है कि उस पर्टिकुलर नेता के मोटिवेशन से वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। इट इज एन हाई एनर्जी लेवल, और उसके अगेंस्ट में वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि नेता को ये मोटिवेशन लेवल हाई रखना पड़ता है यदि किसी पर्टिकुलर कार्य को करवाना है तो ये डेली लाइफ के अंदर भी है और दूसरे उस कार्य हैं। थैंक यू।